गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आज हम लोग किरचॉफ के नियम और उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम नियम, जिसको हम संधि का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अलजेब्रिक सम शून्य होता है, यानी कि सिग्मा आई इक्वल टू 0। अब इसको समझते हैं। बीजगणितीय योग का क्या मतलब है कि किसी भी बिंदु पर आने वाली धाराओं को यदि उसको हम धनात्मक लेते हैं तो उस बिंदु से जाने वाली धाराओं को हम ऋणात्मक लेते हैं। तो इस तरह से बीजगणितीय योग यानी I1 प्लस I2 ये आने वाली धाराएं होंगी और जाने वाली धाराएं I3, I4, I5, ये तीन धाराएं हैं। तो इनको हम लिखेंगे -I3, -I4, -I5 और इनका सम 0 होगा। तो अगर इसको हम पक्षांतर करके लिखें तो हम देखेंगे I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी जितनी धारा आ रही है I1 प्लस I2 वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होंगी। इसको हम आवेश के संरक्षण, इस नियम को हम आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बिंदु में आवेश संरक्षित नहीं होता है, यानी स्टोर नहीं होता है। तो जितना धारा या आवेश आ रहा है उतना चला जा रहा है। तो ये प्रथम नियम था। अब द्वितीय नियम, या इसको हम पाश का नियम कहते हैं, लूप रूल, इसको भी ध्यान से समझेंगे। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अतः सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E। इसको ठीक से समझेंगे। अभी जो नीचे चित्र दिया गया है उसको देखते हुए हम लोग इसको समझेंगे। इसके अनुसार मतलब इसको हम उपयोग कैसे करेंगे। जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा तथा इसके संगत प्रतिरोध की गुणा को धनात्मक लेते हैं, यानी I इंटू R, इसको हम धनात्मक लेते हैं। कब? जब धारा की दिशा में चलते हैं। तथा सेल के ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं। अब इसमें फिर से एक बार सुन लें। इसको जरा हम छोटा करके दिखा रहे हैं कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि जो धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यानी उनका सम किसके बराबर होगा? जितने उसमें विद्युत वाहक बल यानी सेल लगे होंगे उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग का यहाँ पर भी सेंस वही है कि जो धारा की दिशा में होगा उसको हम प्लस लेंगे, जो उसके विपरीत होगा उसको हम माइनस लेंगे। अब दिए गए चित्र को ज़रा ध्यान से समझें कि इसमें हम किस प्रकार इस सेकंड लॉ का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो रेड कलर से बनाया गया है 1 नंबर 2 नंबर, तो इसको हम मेश, पास या लूप कहते हैं। तो 1 नंबर लूप ऊपर दिख रहा है, 2 नंबर लूप नीचे दिख रहा है। ये जो तीर से बनाया गया एरो यहाँ नीचे दिख रहा होगा, इस तरह से जो हाईलाइट किया जा रहा है, इसका मतलब है कि हम करंट की दिशा को एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, यानी वामावर्त दिशा में लेंगे, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में लेंगे। यानी कि हम घड़ी की दिशा के विपरीत या वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो करंट हमारी धनात्मक होगी, और अगर उसके विपरीत हम मिलती है करंट तो वो ऋणात्मक होगी। अब देखिए चित्र से, बंद पाश 1 के लिए, ऊपर वाले इसके लिए I1 R1, यहाँ देखिए I1 R1, चूँकि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो ये I1 गुणे R1 ये प्लस हो गया। फिर दूसरे में यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये -I2 R2 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम वामावर्त घूम रहे हैं तो यह क्या होगा? करंट की दिशा हमारे घूमने की दिशा के विपरीत होगी।
अब ये किसके बराबर होगा? यह लगे हुए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी E1 में क्या है? ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ धारा जा रही है, तो E1 को हम प्लस लेंगे। लेकिन E2 में जब हम चलेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि धन से ऋण की तरफ हम चल रहे हैं, यानी धारा उसकी विपरीत है हमारे चलने की, तो यहाँ पे E2 को माइनस लिया गया है। अब बंद पास 2 के लिए देखें, इसमें I2 R2 जब हम चलेंगे वामावर्त चलेंगे तो धारा की दिशा में क्या हो गया? I2 गुणे R2 हो गया, और प्लस I3 इंटू R3, क्योंकि ये भी उसी दिशा में है, I3 इंटू R3। और ये बराबर किसके होगा? चूँकि इसमें केवल एक ही विद्युत वाहक बल या सेल लगा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, तो यह ऋण से धन की तरफ जा रहा है, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की जा रहा है, तो इसको हम प्लस E2 लेंगे। अब I3 का मान प्रथम नियम से देखें, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यहाँ पर रख देंगे तो यह हो जाएगा I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 इक्वल टू E2। इन दो समीकरण को सॉल्व करके जो भी हमको इसमें निकालना होगा करंट या विद्युत वाहक बल, उसको हम निकालते हैं। दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है, इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों नियम ठीक से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और इसका एप्लीकेशन कर लेंगे, यानी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। इसको हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे भी। अब इसके एप्लीकेशंस में व्हीटस्टोन सेतु आता है या व्हीटस्टोन ब्रिज, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको पहले ध्यान से समझें। इसमें हम क्या करते हैं कि 4 प्रतिरोध लेते हैं PQRS, और इसको एक चतुर्भुज की भुजाओं में श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, यानी PQ फिर R और S ऐसे जुड़ा हुआ है। अब इसके 2 विकर्ण होंगे, एक BD होगा एक AC होगा। ठीक, तो विकर्ण BD में हमने क्या जोड़ दिया? एक गैल्वेनोमीटर धारा मापी, एक की, और दूसरा जो विकर्ण है AC, इसके संगत हमने क्या जोड़ दिया कि एक विद्युत वाहक बल यानी सेल जोड़ दिया और एक टैप की जोड़ दिया। अब इसमें हम करते क्या हैं कि जब ब्रिज बैलेंस होगा, बैलेंस होने का मतलब संतुलन की अवस्था में होगा, उस समय धारा मापी में विक्षेप नहीं होगा। यह हम कैसे सेट करते हैं कि PQRS के मान को जब हम व्यवस्थित करते हैं इस तरह से कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, तो हम कहेंगे कि ब्रिज बैलेंस है या संतुलन की अवस्था में है। उस समय P/Q इक्वल टू R/S। तो इसमें सेतु के संतुलन की अवस्था में धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता तथा संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसको निकालते कैसे हैं? इसमें भी हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो इसमें भी देखें, प्रथम एक फर्स्ट लूप है और दूसरा सेकंड लूप है, और इसमें भी ये जो 2 यहाँ पे रेड कलर के एरो दिखाए गए हैं, यानी तीर दिखाए गए हैं, इसका मतलब कि इसमें भी हम कैसे चलेंगे? वामावर्त चलेंगे। वामावर्त चलने में कौन सी करंट हमारी उस दिशा में आएगी? तो I1 आएगी, तो I1 इंटू P। अब जब हम ऐसे घूमते हुए आएंगे इस मेश में या लूप में, तो I1 इंटू P, लेकिन यहाँ पे I2 क्या हो जाएगा? हमारे घूमने की दिशा के विपरीत हो जाएगा, तो यह माइनस I2 इंटू R इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगा है, इसलिए यह इक्वल टू 0 होगा। दूसरे मेश में देखें, इसमें भी जब हम घूमेंगे तो I1 यह वामावर्त दिशा में होगा, यानी I1 इंटू Q माइनस, अब यहाँ पे देखिए I2 क्या हो गया? हमारे घूमने की दिशा के विपरीत हो गया, तो I2 इंटू S यह माइनस होगा और इक्वल टू 0, क्योंकि फिर हम जब इस दूसरे लूप में घूमेंगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई विद्युत वाहक बल नहीं है। तो हमारे पास 2 समीकरण हो गए, I1P माइनस I2R इक्वल टू 0 और I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0। इन दोनों को भाग देने पर हमको मिलेगा I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S। I1 और I1 यहाँ कट जाएगा, I2 और I2 यहाँ कट जाएगा, हमको मिलेगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। इस तरह से हम संतुलन की अवस्था में चारों प्रतिरोधों के बीच में संबंध पाते हैं कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अब इसका बहुत उपयोग है और इसको ठीक से समझ लेंगे एक बार फिर से और पढ़ लेंगे।
अब इस पे इसी व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित एक प्रैक्टिकल का उपकरण है जिसको हम मीटर सेतु कहते हैं। तो यहाँ चित्र में देखें, मीटर सेतु जब प्रैक्टिकल होगा तो इसका प्रैक्टिकल करना होगा। यहाँ पे इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि दो बिंदु ए और सी दिख रहे हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच में मैग्नीन 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का तार है जो एक लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने के साथ कसा हुआ है। यानी इस पे एक ए और सी के बीच में 1 मीटर लंबा एक पैमाना लकड़ी का लगा देते हैं जिसको मीटर रूल कहते हैं, और इसके बीच में हम कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार लगा देते हैं। अब यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में चूंकि 4 प्रतिरोध होते हैं तो 4 प्रतिरोध कैसे होंगे। यहाँ पे जो ये एल शेप में यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे ये इस तरह का दिख रहा है। ये एक स्टील की या उसकी पीतल की पत्ती होती है जिसमें हम पेंच लगे होते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि तारों को जिनका उपयोग करना होता है उसको हम कस देते हैं। तो ए और सी के बीच में तो 1 मीटर लंबा तार लगा हुआ है जिसके कारण इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। यहाँ पे देखें कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स, रेसिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं जिसमें कि हम अपनी इच्छा अनुसार रेसिस्टेंस को निकाल सकते हैं और उसमें लगा सकते हैं। इन दो बिंदुओं के बीच में जिस अज्ञात प्रतिरोध जिसका मान हमको निकालना रहता है, जिसको हम एस कहेंगे, उसको जोड़ देते हैं। अब यहाँ बीच में एक बिंदु दिख रहा है जहाँ से हम एक तार निकालते हैं और गैल्वेनोमीटर या धारामापी के साथ एक जॉकी के साथ जोड़ देते हैं। जॉकी क्या करता है कि हम जॉकी की सहायता से इस तार पे उसको हम घुमा सकते हैं, यानी वह फ्री एंड होता है। वह किस लिए होता है कि जहाँ पे इन ब्रिज बैलेंस होगा, यानी इन दो बिंदुओं के विभव बराबर होंगे। अच्छा, बैलेंस क्यों होगा? इसमें धारामापी में धारा क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इन दो बिंदुओं का विभव समान होगा। ठीक, यहाँ पर भी देख लें ऊपर, यहाँ पे बी बिंदु और डी बिंदु का विभव समान हो जाएगा, इसलिए इसमें धारा नहीं जाएगी और हम कहेंगे कि ब्रिज बैलेंस हो गया। चलिए फिर यहाँ पे आते हैं, तो इसको हम कैसे जोड़ते हैं। अब ए बिंदु को एक सेल की सहायता से, धारा नियंत्रक की सहायता से, कुंजी की सहायता से, और सी को हम इसके सेल के ऋण इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। तो इसको एक विद्युत सप्लाई या विद्युत वाहक बल प्राप्त हो गया जो पूरे एसी पर है। अब इस जब धारामापी को हम जब जोड़ देते हैं जॉकी से और इसको हम इस एसी पे स्लाइड कराते हैं यानी घुमाते हैं, तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पे इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में हम कहेंगे कि यह ब्रिज बैलेंस है। उस समय हम ए बी का मान मीटर स्केल की सहायता से लंबाई पढ़ लेंगे और बी सी का मान पढ़ लेंगे। यह दो लंबाइयाँ हमको मिल गई, फिर से सुने, ए बी और बी सी, यह दो लंबाइयाँ मिल गई। प्रतिरोध बॉक्स में कितना प्रतिरोध निकाले हैं यह हम नोट कर लेंगे और इसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध एस का मान निकालेंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको एक बार समझ लीजिए। प्रतिरोध ज्ञात करना कैसे, चित्र से देखिए। ए बी इक्वल टू पी, यानी ए बी या पी क्या है, प्रतिरोध है। बी सी क्या है, क्यू है, ए भी एक प्रतिरोध है। प्रतिरोध बॉक्स से हम आर निकालें, ये भी एक प्रतिरोध है। और अज्ञात प्रतिरोध एस जिसको हमको ज्ञात करना है। शून्य विक्षेप की स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। अब ए बी की लंबाई L सेंटीमीटर है तथा बी सी की लंबाई 100 माइनस L होगी। यानी मान लीजिए कि ए बी 40 सेंटीमीटर है तो बी सी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी 100 माइनस 40। तो हमारे पास ए बी और बी सी दोनों की लंबाइयाँ ज्ञात हो गई। तब ए बी का प्रतिरोध क्या होगा, P रो L अपॉन ए, इस सूत्र को हम लोग पढ़ चुके हैं। बी सी का प्रतिरोध Q क्या हो जाएगा, रो 100 माइनस L अपॉन ए। इस सूत्र की सहायता से हम P अपॉन Q का मान निकालेंगे तो रो और रो कट जाएगा, L अपॉन 100 माइनस L। अब हम लिखेंगे P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। तो हमको चूँकि R हमारे पास ज्ञात है, S हमें ज्ञात है और P और Q का मान L के टर्म में आ गया। तो L के टर्म में आ गया तो हम इसको क्या करेंगे कि अज्ञात प्रतिरोध S इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें इन दोनों की सहायता से, S इज इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L। और यहाँ पे R क्या है, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध है। इस प्रकार हम इसका उपयोग करते हैं अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। और अगर यदि उसका विशिष्ट प्रतिरोध निकालना होगा जो कि प्रैक्टिकल में है, तो हम क्या करते हैं कि तार की त्रिज्या
हम निकाल लेते हैं पेंचमापी से और तार की त्रिज्या निकाल लेंगे और इस सूत्र की सहायता से जो ऊपर यहाँ पे लिखा गया है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, इसकी सहायता से हमारे पास लंबाई हम मीटर स्केल से नाप लेंगे। A यानी कि जो A है वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जब हम R ज्ञात कर लेंगे तो A पाई आर स्क्वायर निकल गया और प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात है तो हम रो का मान निकाल लेंगे। तो इस प्रकार इसका एक प्रैक्टिकल भी होगा जिसको हम लोग करेंगे। पोटेंशियोमीटर, विभव मापी, यह क्या है? यह भी एक उपकरण है या युक्ति है जिससे हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर नाप सकते हैं, जो बिल्कुल यथार्थ देता है, यानी कि बिल्कुल सही देता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें कम से कम 4 मीटर लंबा तार होता है, यानी जो ए बी दिख रहा है ये घूम के एल शेप में ऐसे आएगा, तो इसको ये करीब 4 मीटर लंबा तार होता है। अब इसको क्या किया गया, एक बैटरी B1 से जोड़ा गया, एक की लगाया गया और एक रेयोस्टेट लगा दिया गया, धारा नियंत्रक, और इसमें ए बिंदु से एक दूसरा सेल लगाया गया जिसका हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। मान लिया कि इसका विद्युत वाहक बल E है, यहाँ पे E छूट गया है, इसका मतलब इसको हम E ले लेंगे। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसके ऋण पॉइंट को यानी ऋण इलेक्ट्रोड को हम एक धारा मापी और एक जॉकी की सहायता से जोड़ देंगे। जब हम देखिए यहाँ पे J1 J2 तीन बिंदु दिखाए गए हैं, तो जब हम J1 यानी यहाँ पर टच कराते हैं जॉकी को तो धारा मापी का विक्षेप बाएं साइड दिखाया गया है। J2 पे दिखाया गया है दाहिने साइड, लेकिन J पर सीधा दिखाया गया। इसका मतलब कि हम इस पे जब स्लाइड कराते हुए ले जाएंगे जॉकी को तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पे शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी। उस शून्य विक्षेप की स्थिति को हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम कैसे इसको इससे हम निकालते हैं, इसको ध्यान से देखें। बैटरी से विद्युत धारा तार के ए सिरे से बी की ओर बहती है, अतः ए से बी की ओर तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव गिरता जाता है, यानी पोटेंशियल क्या होगा, डाउन होगा। तार की प्रति एक